तो दोस्त चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, इस 7 में दोस्त क्या है कि 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा क्योंकि 20 के 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से ही है, जैसा कि आपको लोगों को पता भी है। तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं ये रैपिड सेट नंबर का 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त रैपिड सेट का। क्या कहा जा रहा है इसमें कि किसी द्रव में, दोस्त इसमें कहा जा रहा है कि किसी द्रव में किसी बिंदु पर अगर दाब आप बढ़ा देते हैं तो उसके हर एक बिंदु पर क्या होगा कि उतना ही दाब जो है बढ़ जाता है। ये नियम किसने दिया था? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि पास्कल के नियम पे, या दूसरा नंबर बॉयल्स के नियम है, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है न्यूटन के नियम पे, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्त ये लॉ किसका है, ये नियम किसका है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त। ये फर्स्ट नंबर क्या, पास्कल के नियम, ये पास्कल का नियम है। देखिए पास्कल का नियम ये क्या कहता है कि अगर आप किसी भी बंद कंटेनर में अगर पानी तरल पदार्थ, पानी ही नहीं कहिए, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो सकता है, उस पर अगर प्रेशर डालते हैं तो उसके आसपास जो पानी फैलेगी वो कंटेनर को बिना क्षति पहुंचाए हुए सभी जगह समान रूप से समान दाब से पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये नियम जो है यही अपना पास्कल साहब का ही नियम है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं, इसलिए पास्कल का नियम तो याद ही रखिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्त है ये चीजें कि अपने सिर पर क्या है कि 20 केजी का बक्सा उठाए हुआ है। ठीक है, और क्या करता है कि प्लेटफॉर्म पे 50 मीटर तक के चलता है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध जो उसका कार्य किया गया होगा वो कार्य कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे होता है, देखते हुइएगा कुली जो है सामान उठा करके चलता है ना, तो यहां पे ये चीजें कह रहा है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध जो है कार्य बताना है, इसमें कि कितना कार्य होगा। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है 200 जूल, दूसरा नंबर दे दिया है 2000 जूल, तीसरा नंबर दे दिया है 1980 जूल और चौथा नंबर दे दिया है 0 जूल। कितना कार्य होगा ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये होगा 0 जूल। अब 0 जूल होगा कैसे ये भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या है कि ये कुली है कि ये क्या है कि माथा पर जो है अपने सर पे जो है 50 केजी का क्या है कि बक्सा उठा रखा है। 50 नहीं 20 केजी था ना क्वेश्चन में, तो ये 20 केजी का क्या है कि आपका बक्सा उठा रखा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कहता है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध नीचे जो है क्या होगा कि ये नीचे से इसका कार्य लगेगा और किस दिशा में, 36 दिशा में चलेगा। तो ये क्या करता है कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा जो भार है ये कुली के जो गुरुत्व बल के विरुद्ध लग रहा था बल, वो कितना कार्य करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कार्य जो होगा वो W बराबर क्या होता है, F इंटू S इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है एंगल, देखिए एंगल कितना डिग्री का लग रहा है, 90 डिग्री का लग रहा है। तो 90 डिग्री उस पर रख दीजिएगा तो W बराबर F इंटू S इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो 0 हो जाएगा, 0 करेगा तो वर्ग मेरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा, मतलब जूल। 0 जूल जो है यहाँ पे क्या होगा कि कार्य होगा। ठीक है, इसलिए आपको हम बता दिए थे कि ये कार्य जो करेगा वो 0 जूल कार्य करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि बराबर द्रव्यमान के 2 गो पिंड है, द्रव्यमान सेम है उसका। ठीक है, M1 M2 मान लेते हैं द्रव्यमान है उसका। देख लीजिए वेलोसिटी आपका एक का दे दिया है, 3 भी दे दिया है, दूसरा का वेलोसिटी 2 भी दे दिया है। उस चाल से क्या कर रहा है कि गति कर रहा है, तो उसका कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, दोनों का गतिज ऊर्जा का अनुपात कर रहा है ना, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर तो आपको कहा जा रहा है कि 9:4, दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि 9:3, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि 4:9 और चौथा कह रहा है कि 2:3। होगा क्या ध्यान रखिएगा, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप मार सकते हैं। देखिए तो पहला तो इसमें देख लीजिए कि आपको कितना कितना वेलोसिटी दे दिया है दोस्त। वेलोसिटी जो दे दिया है 3 भी या 2 भी दे दिया है। तो पहला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला जान लीजिए कि होता क्या है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अगर निकालेंगे के ई बराबर फर्स्ट, तो क्या होगा हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन v के जगह पे हमको कितना रखना है, पहला 3v रखना है। तो 3v रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9v के होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 को साइड कर लीजिए तो 9 इंटू हाफ mv² आ जाएगा। एक तो ये टर्म कंडीशन हो गया। दूसरा क्या निकाल लीजिएगा 2v वाला का, तो उसी फॉर्मूला पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दूसरा निकालिएगा तो हाफ mv² के जगह 2v रखिए, 2v के होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा।
4 को साइड कर लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू हाफ mv² हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2, जब कीजिएगा तो दोस्त देखिए कितना आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा। तो 9:4 जो है मेरा क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा, 9:4 में जो है करेक्ट आंसर होगा, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले पर क्या होता है कि क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से कहता है कि अगर मान लीजिए कि 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, कोई एकांक क्षेत्र से 1 सेकेंड में अगर ध्वनि पास कर जाती है तो उस ध्वनि ऊर्जा को आखिर कहते क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है। पहला नंबर दोस्त आपको कहा जा रहा है कि ध्वनि का तारतम्य कहते हैं, या दूसरा नंबर कहता है ध्वनि तीव्रता कहते हैं, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि पराध्वनि कहते हैं, या चौथा नंबर सोनार कहते हैं। दोस्त कहते किसे, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में अगर ध्वनि पास कर रही है तो उसे क्या कहेंगे। देखिए उसे जो कहेंगे दोस्त ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को जान लीजिए कि किस में मेजर किया जाता है, मापा किस में जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता को दोस्त क्या करते हैं ना कि आपको मापते हैं वाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यह भी पूछ देगा कि ध्वनि की तीव्रता का जो है मात्रक क्या होता है, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान में रखना है। सारे के सारे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त रैपिड सेट का, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्त कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। तो साइंस का यहाँ स्पेशल ही तैयारी कराया जाता है, साइंस पूरा कंप्लीट करा देंगे दोस्त, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। टोटल कंप्लीट होगा, जितना पढ़ा है और पढ़ा रहे हैं उसी सबसे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग हैं सब्सक्राइब कर रखे दोस्त लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इससे क्या होता है, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि यदि इकाई आकार का क्या होता है कि दुगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए कि आपको इकाई का आकार जो है दुगुना कर दिया जाए तो उस समय जो है राशि के माप पर क्या मान होगा, या राशि के माप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि दुगुना हो जाएगा, राशि का माप क्या होगा कि दुगुना हो जाएगा, या दूसरा नंबर कहता है आधा हो जाएगा, तीसरा नंबर कहता है कि 3 गुना हो जाएगा, और चौथा नंबर कहता है कि 4 गुना हो जाएगा। दोस्त क्या होगा अगर इकाई का आकार आपको दुगुना कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आपको सही और करेक्ट आंसर बताते हैं कि अगर जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि इकाई के आकार को दुगुना कर दीजिएगा, वैसे ही क्या होगा कि उसका माप जो होगा वो दोस्त वो 4 गुना हो जाएगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 गुना। कैसे होगा जान लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बल का सूत्र F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है। तो m मास हो गया, ये क्या है, इकाई है, द्रव्यमान का एक इकाई होता है जो m में मेजर करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इसको मास है, मास को 2 गुना कर देते हैं, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसको 2 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा गुना करने पर, तो ये 4 इंटू m इंटू ए हो जाएगा। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो दुगुना कहते हैं 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है। दोस्त गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है ये बताना है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि जड़त्व का नियम सिद्ध हो जाता है, या दूसरा नंबर बल लगाने का सिद्ध होता है, या तीसरा नंबर कहता है कि दोनों सिद्ध होता है, चौथा नंबर कहता है कि कोई नहीं, किसी का नहीं सिद्ध होता है। तो ध्यान रखिएगा, गैलीलियो के प्रयोग से जो दोस्त सिद्ध होता है ये जड़त्व का नियम होता है सिद्ध। अब जान लीजिए कि गैलीलियो के प्रयोग से आखिर जड़त्व का नियम कैसे सिद्ध होगा। आप कहिएगा कि जड़त्व का नियम जो होता है 2 तरह का होता है, एक तो गति का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है। तो गति का जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु गति में अगर बना है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, विराम में नहीं आना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको रोका न जाए। यही तो गति का नियम कहता है। विराम के नियम में क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में पड़ा हुआ है तो वो तब तक विराम अवस्था में पड़ा रहेगा जब तक उस पर आप बाहरी बल लगा करके उसको खसका न दीजिए, वहां से हटा न दीजिए। तो ये विराम का नियम होगा। तो आखिर गैलीलियो का प्रयोग आखिर जड़त्व का नियम कैसे पालन करेगा। ध्यान रखिए, गैलीलियो साहब ने प्रयोग किया था जो जड़त्व का नियम उनसे सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है जान लीजिए ये चीजें। गैलीलियो साहब ने यह प्रयोग किया था कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, अनंत तल है, अगर किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो वह क्या होगा कि नीचे गति की ओर जो है क्या होगा कि गति करेगा नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब ऊपर इसको जाना होगा तो उसकी चाल घट जाएगी। ध्यान लगिए,
इसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। ऊपर अगर जाना हो, मान लीजिए कोई गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चाहे ऊपर ही खींचेगा तो ऊपर से जैसे ही रखेगा वो नीचे चला जाएगा, लेकिन गाड़ी को ऊपर चढ़ाइएगा तो उसकी चाल घट जाएगा। जैसे रोड पे चलती हुई चढ़ान आता होगा तो आपकी चाल घट जाएगा, लेकिन ढलान पे क्या होगा कि चाल आपकी स्पीड हो जाती है। तो ये गैलीलियो साहब का ही प्रयोग था, इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसा होता है। ये जड़त्व के नियम को ही ये क्या करता है कि पालन करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या मिलता है। जी न्यूटन का अगर द्वितीय गति नियम पढ़े होइएगा तो मार दीजिएगा। वैसे न्यूटन का 3 गति नियम से सब जानते हैं, पहला तीसरा तो सब जानता है। ठीक है, पहला जड़त्व का नियम तो जानती है, जैसे कि अभी बता दिए जड़त्व का नियम न्यूटन साहब का। तीसरा नंबर तो सब जानते हैं कि क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। दूसरे नियम में फंस जाते हैं दोस्त, दूसरे नियम से बल का नियम प्राप्त होता है। ठीक है, बल का नियम प्राप्त होता है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन जान लीजिए कि आखिर नियम होता क्या है, नियम भी तो जानना है ना हमें। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं और उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है कि समानुपाती होता है। ठीक है, संवेग में समानुपाती है। यहीं से क्या होता है कि इसका बल का फॉर्मूला निकलता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, बराबर m × j a होता है। सो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला नंबर कहा जा रहा है ये चीजें कि अगर सुई क्या है कि चुंबकीय धारावाही के तार के पास, तार के ऊपर कहिए, वो क्या है कि विद्युत धारा तार के पास अगर सुई ला रखे हैं और उसको क्या करते हैं कि धारा जो है क्या दक्षिण से उत्तर की ओर अगर प्रवाहित करते हैं तो सुई जो है किस दिशा में विक्षेपित कर जाएगा, ये कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि ये किसका प्रयोग है दोस्त। ये प्रयोग किसने किया था कमेंट करके बताइए, तब तक हम आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, कि ये प्रयोग किसने किया था। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि दक्षिण की ओर जो है सुई विक्षेपित हो जाएगा, या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि पूरब की ओर सुई विक्षेपित हो जाएगा, या तीसरा नंबर पश्चिम की ओर, चौथा नंबर आपको कह रहा है कि इनमें से किसी डायरेक्शन में नहीं। दोस्त आखिर सुई किस डायरेक्शन में विक्षेपित होगा। ठीक है, ये प्रयोग किसका है कमेंट करके बताइए। तो देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि अगर धारावाही तार है, अब मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर अगर उत्पन्न हो रहा है और धारा किधर से किधर प्रवाहित कर रहे हैं, हम उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें जो सुई लगा, जो उसके पास सुई होगा वो दोस्त पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा कि विक्षेपित कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। लेकिन अगर धारा को उत्तर से दक्षिण प्रवाहित करते तो यह फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता, फिर पश्चिम ना होता, फिर ये पूरब हो जाता। ठीक है, जान लीजिए कि यह प्रयोग जो है ऑस्टेड साहब का है। ठीक है, ऑस्टेड साहब ने ही इसका प्रयोग किया था, तो इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रबर जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं ये। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि एथिलीन का बहुलक है, क्या इसका बहुलक है, या दूसरा नंबर कह रहा है कि एसिटिलीन का, तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि आइसोप्रीन का, चौथा नंबर कह रहा है प्रोपीन का। दोस्त आखिर है किसका बहुलक। ठीक है, रबर जो है सो, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये थर्ड नंबर, क्या आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, आइसोप्रीन इसका करेक्ट आंसर होगा, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश के किरणें जो है वो अधिकांश भाग जो है अपवर्तन हो जाते हैं। वो कहां पे हो जाते हैं अपवर्तन, ये कहा जा रहा है। तो आंख में जैसे प्रकाश जाता है ना, तो आंख में अपवर्तन की क्रिया होती है, तो वो अपवर्तन जैसे लेंस से होते हुए अपवर्तन होती है, तो वो कहां पे अपवर्तन होती है ये कहा जा रहा है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको कह रहा है कि नेत्रोत के अंदर वाले पृष्ठ पे हो जाता है, या दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे हो जाता है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, या चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं। किस पे होता है जब आंख में प्रवेश करता है प्रकाश की किरणें। तो देखिए आंख में जैसी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पे क्या होता है कि अपवर्तन होती है। ठीक है, कोर्निया के बाहर। कोर्निया कहां होती है जान लीजिए, कोर्निया जो होती है आंख का पारदर्शी जो है उभार, जो उभार होता है ना वही होता है, नेत्र गोलक के ठीक सामने होता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 20 के 20 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी क्या होता है ना कि आपके नेत्र पटल पे क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है बना हुआ रहता है, तो कितने समय तक के बना रहता है, यही इसमें सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी वस्तु को देख लिए, देखने के बाद कितने देर तक आपके आंखों में ये छवि बना रहेगा, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए कहता है कि 1/10 सेकेंड तक, दूसरा 1/20 सेकेंड तक, तीसरा नंबर कह रहा है कि 1/16 सेकेंड तक, और चौथा कहता है कि 1/10
5 सेकेंड तक। दोस्त कितना सेकेंड तक अपनी आंखों में उसका छवि बना रहता है रेटिना पे, ठीक है। देख, जैसे कि देख लिया, थोड़ी देर हट गए, फिर भी आपका छवि हमारे आंखों तक बना हुआ रहता है। कितना देर तक? 1/16 सेकेंड तक। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/16 तक। जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का साउंड अगर हम सुनते हैं तो हमारे कानों में वो साउंड कितने देर तक बना रहता है? तो दोस्तों वो साउंड जो है ये 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। ये पूछे जाते हैं सुनने वाली बात और जो है देखने वाली बात, ये दोनों पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में कहता है समय अगर टी है, ठीक है, उसमें जो है क्या है कि आवेश अगर क्यू है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर मान लीजिए कि आई है तो उसके बीच जो है संबंध क्या होगा? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, आई बराबर जो है क्यू बाई टी होता है, आर बराबर क्यू बाई टी होता है। तो इसमें आर बराबर आई बराबर क्यू बाई टी कहां है? ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आई बराबर क्यू बाई टी, ये उष्मा का नियम है, ठीक है, हीट वाले का, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें कहा जा रहा है कि बल्ब की आयु में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, बल्ब का आयु बढ़ जाए उसकी वृद्धि करने के लिए बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा ये नहीं पूछा गया है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ये दे दिया है कि बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर, ठीक है, ताकि बल्ब का लाइफ बढ़ा हुआ रहे। तो निष्क्रिय गैस कौन भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये लोग तो पढ़ते आ रहे हैं। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि फ्लोएम जो होता है क्या है कि उत्तक है, उसके द्वारा कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है किस रूप में होता है ये बताना है। पहला देखिए, जैसे कि फ्लोएम कहां पाया जाता है, ये तो जानते हैं ना कि संवहनीय उत्तक फ्लोएम होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पौधे क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं, खाद्य पदार्थ जो है उसको जो है खाद्य पदार्थ को लेकर के ये फ्लोएम जो है क्या करता है कि पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। जाइलम होता है इसी का, ठीक है। संवहनीय उत्तक का दो तरह का है, बता भी रखे हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम होता है। जाइलम जल को ले जाने का काम करता है, खनिज लवण, ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम यही कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है किस रूप में परिवहन करता है ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है आपको कि ग्लूकोज के रूप में परिवहन करता है, या दूसरा फ्रुक्टोज के रूप में करता है, या तीसरा नंबर कह दिया लैक्टोज के रूप में, या चौथा कहता है सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। दोस्त किसके रूप में परिवहन करता है? फ्लोएम जो है सो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम कार्बोहाइड्रेट का जो है परिवहन जो करता है वो सुक्रोज के रूप में करता है। किसके? सुक्रोज के रूप में। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सुक्रोज के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के जो है आपको डंक मार देते हैं, डंक मारने के बाद आपको क्या होता है कि दर्द होता है या जलन जैसा अनुभव होता है, ठीक है। तो वो डंक में आखिर होता क्या है जिसकी वजह से जलन होता है, ठीक है, या दर्द होता है? तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि मेथनोइक अम्ल होता है, दूसरा नंबर एथनोइक अम्ल होता है, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि सिट्रिक अम्ल होता है, या चौथा नंबर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दोस्त होता क्या है मधुमक्खी के डंक में? ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या दोस्त? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही दोस्त दूसरे रूप में जानते हैं क्या? फॉर्मिक अम्ल के नाम से जान लीजिए, ये फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र जो होता है HCOOH होता है। तो फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। जान लीजिए कि अगर एग्जाम में ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल ना है, मेथनोइक अम्ल है, तो भी मार दीजिए, मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। जान लीजिए कि सिर्फ मधुमक्खी में ही नहीं पाया जाता है, जो लाल चींटी होती है उसमें अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी भी आपको अगर काट लेगा तो आपको थोड़ी देर बिसाहट होगा या दर्द होगा, ठीक है, तो जलन भी होता है। तो ध्यान रखिए फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की जो है अधिकतम संख्या कितनी होगी? जी हाँ, एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखिए, आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त। ये सेकेंड नंबर 18 होगी। अब 18 कैसी होगी ये भी जान लीजिए। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेल में कौन रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ये एक सेल है, ठीक है, इसमें देख लीजिए KLMN। अब हमको अंदर से काउंट करना है KLMN। तो M जो है कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आ रहा है। 3 नंबर पे है तो M का जो है संख्या 3 हो गया।
n का वैल्यू 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें m सेल में रहेंगे, यही हमको पता करना है। तो इसके लिए पता करने के लिए फॉर्मूला होता है 2na² होता है, ठीक है। n के जगह पे हम कितना नंबर पे सेल है ये हमको n के जगह पे रखना है। तो m तो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है तो 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2n² के जगह पे 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 9 दूना 18। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या था कि 18 था। और इसी पे आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूरॉन दे दिया है। हाँ, न्यूरॉन का वह कौन सा हिस्सा है जो जानकारी को क्या करता है कि संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सवाल, कभी कभी कुछ और पूछ देते हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं। तो पहला देख लीजिए कि आखिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन करता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भी डाटा को आगे भेजने का काम कौन करता है ये भी बताते हैं। तो न्यूरॉन्स को देख लीजिए, पहला नंबर का होता है कि डेंड्राइट्स, दूसरा नंबर दे दिया है तंत्रिका, तीसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कोशिका पिंड, चौथा नंबर दे दिया है तंत्रिका तंत्र। दोस्त कौन है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है न्यूरॉन्स में, ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं ये डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करता है कि न्यूरॉन्स से क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप, इसके चारों ओर जो फैला हुआ है वो डेंड्राइट्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले तंतु के रूप में जो फैले होंगे, ठीक है। वो क्या करता है कि चारों तरफ से जो है क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जान लीजिए। उसके बाद कलेक्ट करता है, तो ये कलेक्ट करता है मतलब इसको इनपुट का हिस्सा माना जाता है कि ये इनपुट लेने का काम करता है, ये न्यूरॉन का इनपुट मतलब मान के चलिए। ये क्या करता है कि आगे जाकर के ये जो है क्या करता है कि देता है, ठीक है। इसी में सिनेप्स भी होता है, सिनेप्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो जान लीजिए सिनेप्स जो होता है दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो सिनेप्स क्या कहता है कि जो है दो न्यूरॉन होते हैं उसके बीच जो है क्या होता है कि गैप होता है, उसी गैप को सिनेप्स कहते हैं। और उसी के सहारे एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है कि कनेक्टेड होते हैं और जानकारी जो है आगे तक क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, सिनेप्स के बारे में पूछे जाते हैं और डेंड्राइट्स के बारे में पूछे जाते हैं, ये दो चीजें पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि पुतली की साइज को नियंत्रण करने वाला कहता है आपको कि पेशीय डायफ्राम होता कौन है, ठीक है, जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता होगा। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि परितारिका होता है, या दे दिया सारी लेंस होता है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि नेत्र पटल होता है, या चौथा नंबर देता है कि रेटिना होता है। दोस्त होता कौन है जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। धूप में जाइएगा तो बड़ा हो जाएगा, उसका नहीं, अंधेरा में जाइएगा तो बड़ा हो जाएगा, धूप में जाइएगा तो छोटा हो जाएगा। तो ये कंट्रोल कौन करता है, परितारिका करता है। परितारिका कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, आइरिस, आइरिस को परितारिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आइरिस और परितारिका दोनों जो है एक ही नाम है, ठीक है। धूप में जैसे ही जाइएगा वैसे ही क्या होता है कि धूप में जाने के बाद ये छोटा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही धूप से अंधेरे में जाइएगा वैसे ही इसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो ये फैलने सिकुड़ने का या कहिए प्रकाश को कंट्रोल करने का काम जो है परितारिका करता है, आइरिस करता है। ये भी सवाल पूछ देता है कभी कभी दूसरे तरीका से कि आंखों में प्रकाश को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये परितारिका या आइरिस करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा अपरूप का नाम बताना है। तो कार्बन के दो अपरूप कौन कौन होते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। तीसरा नंबर ये फ्लोरीन ही होता है, ठीक है, फ्लोरीन कार्बन ही होता है। तो तीसरा ये अपरूप है। वैसे बहुत लोग जो है कार्बन के दो ही अपरूप जानते होंगे दोस्त, तीसरा अपरूप भी होता है, ये फ्लोरीन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रैपिड सेट का। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, मतलब प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने यूरिया बना दिया था, जान लीजिए ये चीजें। तो हम लोग पढ़े हैं अच्छी तरह से, इससे पहले भी बहुत सारे सेट आए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था, वोहलर साहब ने किया था। किसने किया था, वोहलर साहब ने। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, वोहलर साहब। वोहलर साहब ने क्या किया था कि दोस्त इन्होंने प्रयोगशाला में ही जो है यूरिया बना दिया था, जान लीजिए, प्रयोगशाला में। जबकि इनके गुरु जो थे वो बर्जेलियस साहब थे। अब बर्जेलियस साहब ने कहा था कि यूरिया जो होता है, कार्बन जो होता है दोस्त, उसे कभी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, कभी नहीं। इस बात को जो है वोहलर साहब ने अपने दिल पे ले लिया था और उन्होंने दिन रात मेहनत करके प्रयोगशाला में ही यूरिया बना दिया था, ठीक है। किसको किसको मिला करके बना दिया था ये भी जान लीजिए दोस्त। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ सिल्वर साइनाइड को मिला दिया था, उसके बाद उस पर स्टडी किया था और काफी दिन स्टडी करने के बाद वोहलर साहब ने क्या किया कि
यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया था, ठीक है, और उन्होंने अपने गुरु जी का बात गलत साबित कर दिया था। इसलिए कहा जाता है दोस्त कि कभी कभी चेला का भी बात मान लेना चाहिए, गुरु ही हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए मानना चाहिए। चलिए तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं ऐसे जो है एग्जाम में, आपको एलपी टेक्नीशियन में आने की संभावना है क्योंकि सिलेबस से ही आपको सारा हम कवर करवा रहे हैं साइंस, ठीक है। चलिए, और जो लोगों को मतलब टेस्ट देना है तो दोस्त बिल्कुल फ्री में ही टेस्ट होता है। कहां से दे सकते हैं? तो दोस्त ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे इसी नाम से सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर किसी तरह की समस्या होगी उसमें टेस्ट खोजने में, जैसे कि आज टेस्ट एक्टिव नहीं है, कल टेस्ट एक्टिव होगा, ठीक है, तो कल 62 टेस्ट एक्टिव होगा, इसलिए जो है क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कल से फिर जो है टेस्ट शुरू होगा। आज पिछले दिन जो है टेस्ट दिए हैं लोग 61, उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करा देंगे, फिर आपको सेट देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कीजिए कि जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग कर रखे हैं दोस्त लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।